एक शॉकिंग केस जो दिल धड़का देता है। 1 जनवरी 2025 की सुबह एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया और कन्फेस किया कि उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों को जान से मार दिया था और अब सरेंडर करना चाहता था। पुलिस को पता था कि वो मजाक नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी पैंट पे खून लगा हुआ था। वो बड़े कैजुअली 5 लोगों के मर्डर की बात कर रहा था बिना अपने गुनाह को डिफेंड किए। लेकिन ये आदमी था कौन? चलो आज के केस में और जानेंगे, जो है मोहम्मद अरशद के इर्द गिर्द। 24 साल का मोहम्मद अरशद आगरा में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसके पापा मोहम्मद बदरुद्दीन, ऑल्सो नोन एज बदर, माँ अस्मा, बड़ी बहनें अलसिया, रहमीन, अक्सा और सबसे छोटी बहन आलिया। अरशद का बचपन किसी एक शहर में नहीं बीता। उसकी फैमिली बार बार एक शहर से दूसरे शहर में काम के चक्कर में मूव करती रहती थी, जैसे संभल या कभी कभी दिल्ली। उसके फादर पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। कभी वो फेरी लगाते थे, कभी फैक्ट्री में काम करते थे। वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड विनर थे। पूरी फैमिली उन पर डिपेंड करती थी। हर तरह का काम करते थे अपने बच्चों के लिए। ये बात उनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक बहुत बुरी आदत थी, वो अपनी बीवी पे हाथ उठाते थे। हमेशा किसी न किसी वजह से उन्हें मारते थे। अरशद ने बचपन से अपने फादर को पैसे के मामलों में स्ट्रगल करते हुए देखा था, लेकिन उनका ये अब्यूसिव नेचर भी देखा। उसने पूरा प्रोसेस देखा था, कैसे शुरुआत में उसके फादर अपनी बीवी को धीरे धीरे मारना शुरू किए। और कहते हैं ना, बच्चे घर के माहौल से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अरशद भी अपने पापा के इस बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो गया था। वो भी अपनी बहनों को वैसे ही ट्रीट करने लगा था, वैसे ही मारता था और अपनी माँ पे भी किसी से भी बात ना करने की पाबंदी लगाई हुई थी। इस वजह से फैमिली का पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कांटेक्ट भी बंद हो गया। अरशद शुरू से ही अपने पापा के नक्शे कदम पे चलता था। इस वजह से वो दिन ब दिन और जिद्दी और कंट्रोलिंग होता गया। वो चाहता था कि घर के सारे लोग सिर्फ उसकी बात माने, वरना वो गुस्से में आग बबूला हो जाता था। सबने इस पागलपन को इमेच्योरिटी समझ के इग्नोर कर दिया, जो कि उसके घर वालों की सबसे बड़ी गलती थी। जब अरशद बड़ा हुआ तो पहली बार उसके घर वालों ने आगरा में एक प्लॉट खरीदा और अपना घर बनाया। घर के पास में ही पापा ने एक दुकान भी खोली ताकि फैमिली का गुजारा अच्छे से हो सके। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो बहुत अच्छे प्रोवाइडर थे। लेकिन यहां सिर्फ अरशद की फैमिली की बात नहीं है। उसके घर की लेडीज ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के लोग भी उसके पापा के बर्ताव और बदतमीजी से तंग आ चुके थे। हर दूसरे दिन वो किसी न किसी से झगड़ा करते, बदतमीजी से बात करते और अगर बदला लेना हो तो टेरेस से पत्थर फेंक के मारते थे। पड़ोसी इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अरशद से बात तो दूर, उसके सामने से गुजरना भी बंद कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद अरशद के बिहेवियर की वजह से उसकी फैमिली उसका साथ नहीं छोड़ने वाली थी। हर फैमिली की तरह उन्हें लगा कि एक ना एक दिन उनका बेटा जरूर सुधर जाएगा। और उनके हिसाब से और कई इंडियन फैमिली के हिसाब से बेटे को सुधारने का बस एक ही तरीका था, शादी। उन्हें उम्मीद थी कि शादी के बाद अरशद थोड़ा मैच्योर तो हो जाएगा और अपनी जिंदगी अपनी बीवी के साथ अच्छे से संभाल लेगा। इस उम्मीद के साथ 28 जुलाई 2019 को उसकी शादी चांदनी नाम की एक लड़की से करा दी गई। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अरशद सुधरने वालों में से नहीं था। शादी के बाद वो अपनी बीवी से भी घर की दूसरी औरतों की तरह हाथ उठाने लगा। अभी 1 महीना भी हुआ था और उसने चांदनी का जीना मुश्किल कर दिया था। कुछ महीने के बाद चांदनी को समझ में आ गया कि ऐसी बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो वहां से चली जाए। इसलिए शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही चांदनी ने अरशद को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के बाद उसके घर वालों को बुरा लगा कि उनकी बहू चली गई। अरशद का बिहेवियर और भी खराब हो गया था। लेकिन असली ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब अरशद ने अपने ही पापा पे हाथ उठाया। 2024 की शुरुआत में उसके पापा ने अपनी वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों में बराबर बांट दी। उन्होंने ये भी लिखा कि उनका अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर घर की सारी प्रॉपर्टी लड़कों को मिलती है और शायद अरशद को भी यही लगा था कि सारी प्रॉपर्टी उसको ही मिलेगी। लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसके पापा ने उसे धोखा दिया है, तो उसका खून खौल हो गया।
उसने अपने पापा को बहुत बुरी तरह से पीटा और जब पीटने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उन्हें पकड़ के टेरेस की रेलिंग पे उल्टा लटका दिया। अरशद इतना अनकंट्रोलेबल और एग्रेसिव हो गया था कि उसे खुद की फैमिली उसे रोकने से डरती थी, पर पड़ोसियों ने बीच में आके किसी भी तरह से उसके फादर की उससे जान बचाई। इस वाकये के बाद अरशद का अपने घर में बहुत ज्यादा दबदबा बढ़ गया था। उसने घर को एक जेल जैसा बना दिया था जिसमें वो खुद एक जेलर था। उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया था कि कोई भी उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल सकता था। ये बिहेवियर दिखाता है कि वो एक कितना बड़ा साइको था। 18 दिसंबर 2024 की सुबह हर बार की तरह अरशद और उसके पापा पड़ोसियों उनका और उनके पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, जो वहां के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी रात अचानक से पूरी फैमिली वहां से चली गई। वो सब इतनी जल्दी में घर से निकले कि बाहर पड़े चप्पल और कपड़े भी भूल गए। आखिर इतनी जल्दी में अपना घर छोड़ करके कहां जा रहे थे और एक फैमिली पूरी ओवरनाइट गायब कैसे हो गई? उस रात पहले वो आगरा से अजमेर गए, फिर दूसरे दिन जयपुर। कुछ दिन जयपुर में बिताने के बाद 30 दिसंबर को वो सब लखनऊ पहुंच गए, जहां उन्होंने होटल शरणजीत में एक रूम बुक किया। 2 दिन तक उन्होंने शहर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स देखे, फोटोज क्लिक कराई और खुद बड़ा एंजॉय किया। पूरी फैमिली इस जगह को एंजॉय कर रही थी और इन कुछ दिनों की आजादी से बहुत ज्यादा खुश थी। अरशद भी इस टाइम गुस्से में नहीं था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि इस प्लान के पीछे, इस छुट्टी के पीछे एक खतरनाक साजिश थी। लखनऊ में 31 दिसंबर की शाम को सब लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। ये देखकर अरशद और उसके फादर ने भी अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाने का सोचा। दोनों बाहर गए और अपनी फैमिली और अपने लिए बहुत सारा खाना और शराब लाए। इन दोनों ने क्या किया, अपनी माँ और बहनों को भी शराब पीने के लिए फोर्सफुली कहा। पहले तो उसकी माँ और बहनों ने इनिशियली मना कर दिया, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत शराब पी ली। खाना खाने के बाद सब एक ही कमरे में एक बड़े से बेड पे सो गए। रात के 2 बजे अरशद और बदर ने अपना प्लान अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने अस्मा जी को उनके ही दुपट्टे के एक एंड से उनके मुंह में दबाकर उन्हें चुप कराया और दूसरे एंड से उनका गला दबाकर उन्हें मारने लगी। अस्मा जी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर फिर भी वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अरशद और उसके फादर ने इतनी ताकत से गला दबाया कि थोड़ी ही देर में अस्मा जी की मौत हो गई। अरशद अपनी माँ को मारने के बाद अब रुकने वाला नहीं था। इसी से पता चलता है कि वो कितना बड़ा साइको था और उसकी इस कंडीशन में उसके फादर उसका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। अरशद ने अपनी माँ को मारने के बाद वो धीरे धीरे अपनी बहनों को भी मारने लगा। अरशद ने अलसिया, रहमीन और अक्सा को हाथ में पकड़ के उसने सर्जिकल ब्लेड से उनकी नस काट दी और वो लोग शराब के नशे में इतना ज्यादा धुत थे कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे और वो चिल्लाते भी तो अपने पूरे फोर्स से, अपने ब्रूट फोर्स से उनके मुंह पर हाथ रखा हुआ था, जिससे वो चिल्ला भी नहीं पाए। और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे करके एक एक करके सब ने अपना दम तोड़ दिया। तीनों की मौत हो चुकी थी और आखिर में सबसे छोटी बहन आलिया, जो कि सिर्फ 9 साल की थी, उसको भी अरशद ने गला दबा करके मार दी। अब कोई नहीं बचा था। चारों बहनें भी दम तोड़ चुकी थी और माँ की डेड बॉडी ऑलरेडी दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। इसके बाद भी ये साइको यही नहीं रुका। इसने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो शूट किया जिसमें इसने कन्फेस किया कि इसने ये सारी किलिंग्स की हैं और वो भी पहले तो इसने मैनिपुलेट किया इनिशियली कि इसके पड़ोसियों ने सारी वारदात अंजाम दी है अपने वीडियो में, और साथ ही में इसने ये भी उस वीडियो में एक्सेप्ट किया कि ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाहता है, जिससे इसके पड़ोसियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ये नहीं चाहते हैं कि अरशद हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो, जिससे उनके मोहल्ले की बदनामी होगी। इसने ये फेक कन्फेशन रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में, जो कि बाद में ये बरामद हुआ पुलिस को, और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो बाद में पता चला, जब उसके नेबरहुड में वो गए तफ्तीश के लिए, तो उसके पड़ोसियों ने कुछ अलग स्टोरी बताई
उसके पड़ोसियों ने बताया कि अरशद कैसे एक मॉन्स्टर था जो कि आए दिन उन लोगों को अरशद के घर से रोने की चिल्लाने की आवाजें आती थी। अरशद अपनी बहनों को और अपनी माँ को के साथ जब बदतमीजी करता था, जब झगड़ा करता था, तो पड़ोसी भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये नया नहीं था। आए दिन वो और उसके फादर ऐसी हरकतों को अंजाम देते रहते थे। और उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो अरशद और अरशद के फादर ने एक प्लान किया। अरशद के फादर उसी रात वहां से भाग गए और अरशद ने जाकर के पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर बाद में जब पुलिस ने ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट किया तो इस मामले को फोर्सफुल कन्वर्जन और बाकी चीज़ों को उन्होंने सिरे से खारिज किया कि ऐसी कोई भी इंसिडेंट नहीं था, कोई भी आई विटनेस इस बात का नहीं था। तो वो सब सारी स्टोरी अरशद ने मनगढ़ंत बनाई हुई थी पुलिस को मैनिपुलेट करने के लिए और पब्लिक सिंपैथी हासिल करने के लिए। अरशद और अरशद के फादर का प्लान था कि वो ये इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद खुद भी सुसाइड कर लेंगे। आज मजबूरियों में हमने सबने पूरी फैमिली ने कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, उसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। उसके फादर बदरुद्दीन का ये प्लान था कि वो किसी भी रेलवे ट्रैक के आगे आ करके अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए और अरशद भी इतना कॉवर्ड था कि वो भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया अपने आप को खत्म करने। इसीलिए उसने बाद में सरेंडर करना सही समझा। अब आप ये देखिए कि दूसरों को मारने के लिए इतनी एनर्जी आ गई, और जो एक साइकोपैथ इंस्टिंक्ट होते हैं वो उस साइकोपैथ इंस्टिंक्ट में उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। लेकिन एक बुज़दिल आदमी अपने आप को नहीं मार पाया। वो सेम पेन में नहीं जाना चाहता था जो पेन उसने इन्फ्लिक्ट किया था अपने विक्टिम्स पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, अपनी सगी बहनों पे और अपनी माँ पे। और सेम यही हाल उसके फादर का भी था, वो भी अपने आप को नहीं मार पाए। और जब उन्हें पता चला कि अरशद ने सरेंडर कर दिया है तो यहाँ तक कि वो वकील के पास एक पहुँचते हैं और उन्होंने उस वकील से ये कहा कि तुम मेरे बेटे का केस लड़ो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जब वकील ने पूरी स्टोरी सुनी तो उसने साफ मना कर दिया। जब कोई भी ऑप्शन नहीं लगा तब लेटर ऑन पुलिस ने अरशद के फादर को भी पकड़ा, और अरशद के फादर को पकड़ के वो भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगे पुलिस को, जो कि सारी ही की सारी फेक स्टोरीज थी। बाद में पुलिस ने सिरे से इसको भी खारिज किया। इससे ये पता चलता है कि अरशद और उसके फादर अलग अलग स्टोरियां बनाते रहे, और यहाँ तक कि फोर्सफुल कन्वर्जन और हिंदुइज्म को भी इससे जोड़ दिया ताकि पड़ोसियों को फंसाया जा सके और ये पूरा एंगल हिंदू मुस्लिम पे डाइवर्ट किया जा सके। अब देखिए आजकल हमारे देश में ये हमारे देश की विडंबना है कि जो हमारा जो फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया, वो भी बढ़ा चढ़ा करके और ऐसी न्यूज़ों को ट्विच करके रिप्रेजेंट करती है। तो ये बहुत गलत बात है। आपको पहले फैक्ट चेक करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, और जो रियल जर्नलिज्म है, ऑथेंटिक जर्नलिज्म है, वो उसको सामने रखना चाहिए ऑडियंस के सामने। तो इस केस में भी वही हुआ कि इनिशियली बहुत सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया और बढ़ा चढ़ा करके वो चीज़ें सामने रखी गई ऑडियंस के सामने, जो कि लेटर ऑन वीक साबित हुई जब पुलिस ने इसको सिरे से खारिज किया। आप सोच रहे होंगे कि सब एक साथ सो रहे थे तो उनकी बेटियों को कैसे नहीं पता चला कि उनके बाजू में, लिटरली जस्ट बाजू में, उनकी माँ का खून हो रहा है। उन्हें कोई भी मोमेंट फील नहीं हुआ। क्योंकि अस्मा जी ने मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी, और ये अलेज्ड है कि अस्मा जी की पूरी बॉडी को अरशद और उनके फादर ने पूरे तरीके से पकड़ रखा था।
इसलिए उनकी बेटियों को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनकी माँ के साथ क्या हो रहा था। ये केस हमें सोचने पे मजबूर करता है कि घर का माहौल किसी इंसान को कैसे शेप करता है। क्या इशत को घर वालों के पहले कुछ करना चाहिए था, और क्या वजह है कि कोई इतना एक्सट्रीम कदम उठाता है। चलो इस पे बात करें और देखें कि हम कैसे हार्मफुल बिहेवियर को पहचान कर फैमिली डायनामिक्स को बेहतर बनाकर ऐसी ट्रेजेडीज को रोक सकते हैं। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? फैमिलीज और कम्युनिटीज कैसे ऐसी इंसिडेंट्स को रोक सकती हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्राइम डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए